Yes, good afternoon. Hello, good afternoon. अच्छा सुनिए ध्यान से। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें बीच में हमने एक्सपेंसेस वाला पॉइंट छोड़ा था। एक बार फेयर नोटबुक फटाफट कंटिन्यू करेंगे। आज हम नोट्स भी बनाएंगे साथ के साथ। हेलो, हमने एक एक्सपेंसेस वाला पॉइंट छोड़ा था, एक बार हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस को लेकर यह बोला गया था, एक्सपेंसेस को लेकर यह बोला गया था कि एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ Z लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय Y लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। कहते हैं जितने भी एक्सपेंस होंगे उनमें से 10,000 कौन रीइंबर्स करेगी, यानी कौन पे करेगी, Y लिमिटेड। और एक्चुअल में हुए कितने, 12,500। ओके, डिसोल्यूशन में हमने पढ़ा है, या यहां पर भी हम बात करें कि इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस या इनकम, कोई भी लॉस या प्रॉफिट, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट टाइप का हो गया, खर्चे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में, लॉस डेबिट में और प्रॉफिट्स क्रेडिट में। तो क्या हुआ, आपके यहां से कैश या बैंक कितना गया, आपके यहां से कैश या बैंक गया 12,500, लेकिन आप वाई लिमिटेड से वापस ले लेंगे कितना, 10,000। तो 2,500 आपके एक्सपेंस हुए, तो इसे हम डालेंगे रियलाइजेशन में। अब एक बात तो ये आ गई कि ट्रांसफर कंपनी के लिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जब होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई रियलाइजेशन या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रांसफरर कंपनी ये कहती है यार हम कैसे लिक्विडेट हों, खर्चे बहुत हो जाएंगे और अभी हमारी हिम्मत नहीं है इस काम को करने की। तो क्या करती है, ट्रांसफरी कंपनी उसकी जिम्मेदारी ले लेती है। ट्रांसफरी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी काम करना है सारा हम करेंगे, ठीक है, तुम सिर्फ लिक्विडेट होने के लिए तैयार हो जाओ और अपना परचेज कंसिडरेशन लेने के लिए तैयार हो जाओ बस। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करती है, जैसे इसके अंदर कर रही है। लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने ये कह दिया कि देखो 10,000 तक तो हम अफोर्ड कर देंगे, लेकिन उससे ऊपर होगा तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो हुआ कितना, 12,500, जिसमें से 10,000 वाई लिमिटेड से लेने हैं और 2,500 जो है वो जो Z लिमिटेड है वो खुद बियर करेगी। तो एक जर्नल एंट्री हमारी ये होगी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, जब मैं ये एंट्री करता हूं तो एक तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट अफेक्ट हो जाता है जी। तो जो हमने फेयर नोटबुक में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ है उसमें हमने प्रॉफिट निकाला था बॉस, हमने प्रॉफिट निकाला था जो कि इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया था 3,85,000। तो अगर मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 यहां लिखता हूं टू कैश या बैंक, तो मेरा ये प्रॉफिट जो है वो आ जाता है 382,500। एक तो इसको ठीक कर लो आप, हाँ जी हो गया। और सुनो जरा, जब ये पैसे वाई लिमिटेड से आपको मिल जाएंगे तब एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 2,500, 10,000। लो जी, इसका मतलब एक ये तो हो गया, एक इससे कौन अफेक्ट होएगी, वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड, अच्छा यहां क्या बनाया हुआ था हमने, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमारा डिफरेंस आ रहा था जी। हाँ वैसे एक बात है, इक्विटी शेयर होल्डर में हमने यहां बाय रियलाइजेशन कितना ट्रांसफर किया हुआ था, 3,85,000, लेकिन अब कितना होगा ये 3,82,500। ये भी लिख लिया होगा, ये 382,500 लिखूंगा तो यहां जो डिफरेंस है वो 58,000 पूरा आया हुआ था क्या, पुराने डाटा से 58,000 आया हुआ था, तो ये मेरा आएगा 55,500 बैलेंसिंग फिगर। और इसका और तो एंट्रीज थी यहां पर सारी, और बैलेंस जो आया हुआ था वो 58,000 का आया हुआ था। तो मैं जब ये माइनस कर दूंगा, यहां से ये कम हो जाएगा, तो यहां पर डिफरेंस जो है 55,500 का आ जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है जी। उसके बाद जो वाई लिमिटेड है, उससे आपने लेने थे
वाई लिमिटेड से लेने थे आपने 17,20,000 थे क्या, जिसमें से उससे कैश या बैंक मिला 2 लाख। अच्छा 2 लाख की डिटेल थी 160 + 40, ठीक है जी। एक तो ये मिल गया, इसमें से ये मिल गया। एक आपको इक्विटी शेयर मिले कितने के 11,20,000 और एक मिले प्रीफरेंस शेयर 4 लाख। लो जी, तो उसके बाद हाँ जी इधर से आपने क्या किया, ये जो एंट्री हुई रियलाइजेशन वाई टू कैश, तो वाई लिमिटेड को डेबिट किया आपने तो 2 कैश, ये भी तो करोगे 2 कैश या बैंक, यानी आपने इनसे 10,000 और लेने हैं। 1720 ये लेने थे, ये तो मिल गए आपको 10,000 और लेने हैं, वो भी मिल गए। ये देखो ऊपर एंट्री की मैंने कैश बैंक 2y, तो ये रीइंबर्स हो गए जी बाय कैश या बैंक, कितना 10,000, ठीक है जी। इसका टोटल मेरे ख्याल से मिल गया होगा, हाँ पहले भी मिल गया था, लेकिन ये 10,000 तो एंट्री शो करनी है अपने को, तो 17,30,000 ये भी हो गया जी। तो इसका टोटल चेंज कर लेंगे आप सभी बच्चे, ये एंट्री दिखाएंगे और ये टोटल चेंज हो जाएगा। मैंने पहला चेंज किया रियलाइजेशन में 2 कैश और बैंक 2500, पहला चेंज ये किया जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया। इस प्रॉफिट को कम को हमने फिर इक्विटी में भी किया, तो उससे उसका बैलेंस कम हो गया। फिर हमने इसका इफेक्ट वाई लिमिटेड पे डाला तो उसका टोटल चेंज हुआ। वैसे तो पहले भी मिल रहा था लेकिन अब भी मिल गया वो, क्योंकि 10,000 से ड्यू किया वो पैसा रिसीव हो गया। बड़ी सिंपल सी एंट्री है, क्लियर है ये चीज़? ओके हाँ जी सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि 10,000 मतलब ऐसे पता कहाँ चल रहा है कि हमको मिल गया। हाँ रीइंबर्स, देखो अमलगमेशन हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसने इसको टेक ओवर कर लिया तो इसका और परचेज कंसिडरेशन भी मिल गया। इसका मतलब सारा काम हो चुका है। अब खाली यूँ थोड़ी कि चलो ठीक है ये 1720 का तो हिसाब हो गया, 10,000 बाद में देखते हैं। उसने टेक ओवर कर लिया, वो लिक्विडेट हो गया, तो इसका मतलब मिल ही गया होगा। पोथी पत्रे तो बंद ही हो गए ना, ठीक है हाँ जी। अब हमारे पास एक अकाउंट बचा है, कौन सा, कैश या बैंक अकाउंट। अगर मैं कैश या बैंक अकाउंट की बात करूं, शायद ये बनाया भी नहीं होगा हमने, हाँ जी। इस कैश या बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास पहले से थे 70,000 आपके पास पहले से थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ऐसे ही बनाना है। अच्छा वो क्या अभी बनाया नहीं क्या, कोई बात नहीं अभी मत बनाओ, फिर रुक जाओ 1 मिनट, ऊपर वाले ठीक कर लो एक बार सारे। हाँ बस एक बार बस सुन लो 2 मिनट के लिए। ये कह रहे हैं ओरिजेंटल वर्टिकल, वैसे नेक्स्ट पेज पे आना है लेकिन मैं फिर फ्रेश के उसमें लिखवा दूंगा। रुको एक बार, बैलेंस बीडी कितना हो गया 70,000। आपको वाई लिमिटेड से 2 लाख और मिले थे। आपने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिए थे 1,60,000। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिए थे आपने 40,000। आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे कर दिया था पूरे 12,000। ओके 12,000। और कुछ भी पे किया आपने, हाँ एक्सपेंसेस बाय रियलाइजेशन 2,500 और बाय वाई लिमिटेड 10,000, जिसमें से 10,000 यहां मिल भी गए वापस, तो 2 वाई लिमिटेड रीइंबर्समेंट कितना 10,000। लो जी अब मुझे ये बताओ इसमें क्या आया। ये कह रहे हैं जी यहां पर 55,500 का डिफरेंस आ रहा है। शाबाश, मैं बस यही आवाज आपके नेचुरली आपके मुंह से निकलवाना चाहता था कि ये इक्विटी शेयर वाले ले जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 55,500 और कैश का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब कैश आपकी पड़ी है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट बैलेंस का यानी पेमेंट देनी बाकी पड़ी है। तो कौन सी दोगे, ये देंगे। सीधी सीधी सी बात है, मालिक है, गुल्लक में जो पैसे, गल्ले में जो पैसे बचेंगे लास्ट के अंदर वो कौन लेके जाएगा, मालिक लेके जाएगा। तो कैश बच गई तो कौन लेके जाएगा, मालिक लेके जाएगा। सिर्फ कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा होगा, वरना जनरली हमारा क्या होता है, अगर ये एक्सपेंसेस वगैरह का इस तरह से पंगा ना हो या कुछ और कैश वैश का, तो हमारे सारे अकाउंट मैच हो जाते हैं। हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट मैच हो जाएगा, कैश अकाउंट मैच हो जाएगा। कुछ एक 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह की दिक्कत आएगी, अदरवाइज हमारा कैश अकाउंट सारा का सारा मैच हो जाता है। ये एक अलग बात थी जो हमने जर्नल एंट्रीज वगैरह जो डिस्कस थी उससे अलग बात थी, तो मैंने उसके अंदर इसको मिक्स नहीं किया कि जर्नल एंट्रीज करनी है मुझे, पहले रियलाइजेशन में एसेट्स डाल दो, फिर लाइबिलिटी डाल दो,
इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, पीसी ड्यू कर दो, पीसी रिसीव कर दो, फिर इक्विटी वालों को दे दो, फिर प्रीफरेंस वालों को दे दो। तो ये मैंने सीक्वेंस बतानी थी आपको, इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं था। अब समझ आ गई आपको बात। इसका मतलब ये पैसा आप किसको दोगे? बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर में टू कैश या बैंक, ठीक है, ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपके पास जो मैंने नोटबुक सीधी रखवाई थी उसके ऊपर एक रियलाइजेशन बना होगा ठीक ठाक ढंग से, एक इक्विटी बना होगा, एक प्रीफरेंस बना होगा और एक वाई लिमिटेड, और नहीं है, जगह भर गई होगी ना। हाँ, तो अब आपको ना नोटबुक को आप नॉर्मल ढंग से रख सकते हैं जैसे आप रूटीन में रखते हैं, और वहां आप कैश अकाउंट बना लें। हाँ, उस कैश अकाउंट से पहले आप एक एंट्री करेंगे, ये वाली पहले आप एंट्री कर दें। वो जो कैश अकाउंट बनाना है, एक मिनट रुको, कैश अकाउंट से पहले आप एंट्री करें नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये कि एंट्री फॉर एक्सपेंसेस। नॉर्मल पेज ले सकते हैं आप और उसके ऊपर एंट्री कर दें, फिर कैश अकाउंट बनाएं, फिर हम सारे अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। पन्ना पलट के है ना। यस, आई थिंक ये हो गया होगा। और आप लोग कैश अकाउंट बनाएं अब आप।
सर। हाँ जी, इसमें डिवेंचर वाले पॉइंट का कुछ नहीं करेंगे? डिवेंचर वाले पोर्शन के लिए करेंगे जी। यहां तो जो होना था कर दिया ना। सुनिए एक मिनट, डिवेंचर वाली काम में जितना यहां इसकी बुक्स में जो होना है वो हमने कर दिया है, हमने उनको क्लोज कर दिया रियलाइजेशन में डालकर। इससे आगे क्या बोला है, रुपीज 2 लाख 7% डिवेंचर्स इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ईच डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ रुपीज 105। इसने कहा कि जेड लिमिटेड के एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर को हम वाई लिमिटेड में 7% डिवेंचर्स देंगे 2 लाख के, और एक डिवेंचर का रेट रखा जाएगा 105। तो ये तो जब उसकी बुक्स ओपन होगी तब करेंगे ना। यहां तो क्या है, रियलाइजेशन के अंदर शिफ्ट कर दिया हमने सारा का सारा, और रियलाइजेशन में करके अकाउंट्स क्लोज कर दिया जितनी लायबिलिटी। हम अगर कैश में पे करते हैं ना डिवेंचर को, तो हम अलग से एंट्री करते हैं डिवेंचर टू कैश, लेकिन हमें तो अपनी बुक्स को क्लोज करना है, तो यहां से डिवेंचर को क्लोज किया है और उसकी बुक्स में हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो एक बार डिवेंचर के पॉइंट के लिए इंतजार करें जब तक मैं उसकी बुक्स नहीं बना देता, फिर हम एक्सप्लोर कर लेंगे उस पॉइंट को। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ माइक ले लो एक बार। ठीक है, किसने पूछा था, समझ आ गया? ठीक, हाँ जी बोलो। सर ये नीचे एसेट्स की वैल्यू भी दे रखी है, ये इसका क्या काम? हाँ ये भी देखो ना, वाई लिमिटेड वैल्यूड, वाई लिमिटेड वैल्यूड। अब वाई लिमिटेड की तो बुक्स की बात ही नहीं कर रहे अपन। अब मैं बता देता हूं, इन अमलगमेशन वी क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी एंड वी ओपन ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो अभी हम क्लोज सीख रहे हैं, ओपन करना तो अभी सीखेंगे वहां पर, हम तो वहां बात करेंगे। यस सर, आप जैसे बोल रहे हो हम ट्रांसफर कंपनी की वो क्लोज कर रहे हैं बुक, जैसे तो ट्रांसफर कंपनी की जो भी है। हाँ हाँ तो 2 मिनट रुक जा। अरे रुक जा सर फिर ये जैसे हमें एसेट्स पे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो फिर वो प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे इसके अंदर? वो इक्विटी में चला गया जो एसेट्स, यही प्रॉफिट है। अच्छा ये रिवैल्यूएशन वाला, देखो दोस्त ऐसा है, ये वाई लिमिटेड की प्रॉब्लम है कि वो वैल्यू कर रही है, यानी एक तरह से रीवैल्यू कर रही है। यहां तो जो भी उसकी बैलेंस शीट की जो वैल्यू थी, क्योंकि ये वैल्यू किसने लगाई है, वाई लिमिटेड ने। वाई लिमिटेड ने जो भी वास्तव में जेड लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो भी वैल्यू थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई, पीसी के अंदर। ये जो था ना 17,20,000, ये कुछ ऐसा भी निकल सकता था कि इसके एसेट्स की वैल्यू लगाई गई 22 लाख और लेस जो लाइबिलिटीज टेक ओवर की गई 20 था ना, 1720, तो 480 की लाइबिलिटीज टेक ओवर की। ये पीसी ऐसे भी निकल सकता था कि वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड की एसेट्स की वैल्यू लगाई 22 लाख और लाइबिलिटीज की वैल्यू लगाई 4,80,000। तो बताओ 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 कितना हुआ पीसी, 1720। और 1720 में उसने प्रीफरेंस शेयर दिए और इक्विटी शेयर दिए, समझ गए? अब इसने क्या किया, सीधा सीधा ये बता दिया कि इतने प्रीफरेंस शेयर दिए, इतने इक्विटी शेयर दिए, प्लस प्रीफरेंस वालों को भी कैश दिया और इक्विटी वालों को भी कैश दिया। बस मैंने क्या कहा था, 90% बच्चे पीसी क्यों गलत करते हैं, इसी कारण से करते हैं। आप उलझ गए ना उसमें। वाई लिमिटेड कह रहा है तेरे को पीसी बता दिया, बात बंद। मैं अब अपनी बुक्स में जो मर्जी करूं कि मैं इसकी वैल्यू ये लगाऊं वो लगाऊं, आपको पीसी बता दिया। पीसी ना बताया होता तो इनका रोल होता कि वाई ने जेड लिमिटेड की एसेट्स लाइबिलिटीज को इतने इतने में टेक ओवर किया, फिर तुम जोड़ते वैल्यू ये बनती है, ये इतने कैश दिया, इतना नॉन कैश दिया। ये लफड़े आने वाले टाइम में, ठीक है सर? हाँ जी, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रेफरेंस वालों को 4 लाख के बदले 440 दिए थे, वो 2 प्रेफरेंस 40,000 हमने लॉस दिखा रखा है वहां पे। वो लॉस कैसे हुआ, वो तो प्रॉफिट हुआ या फिर नो? हाँ बिल्कुल, देखो पता है क्या है, ट्रांसफरी कंपनी हमें 440 के शेयर्स देने के लिए तैयार हुई है, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के बदले में हमें 440 दे रही है ना। बताना यार क्या क्या किया था वो। प्रीफरेंस शेयर कितने के थे, 4 लाख के, और 40,000 क्या थी, कैश। अच्छा वैसे हमारे पास हमारी जो कंपनी थी उसके प्रीफरेंस शेयर कितने के थे, 4 लाख के। तो अगर हमें वहां से 4 लाख मिलते, मतलब वहां से हमें 4,40,000 मिलते और हम अपने प्रीफरेंस शेयर को कहते हैं लो भाई साहब आपके 4 लाख, तो 40,000 रुपए हमारे को बचते ना। ये भाई मेन पैसा किसको मिल रहा है, लास्ट ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर की झोली में 440 के प्रीफरेंस शेयर आ रहे हैं और उनको यूं के यूं प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देने पड़ रहे हैं।
अगर उनको 440 के बजाय 4 लाख देते तो हम सामने वाली कंपनी से तो सौदा 440 में किया है ना, तो बस वो 40 हमारे बचते, उनको फालतू देने पड़ रहे हैं, इसलिए लॉस हो रहा है हमारे को। लास्ट रियलाइजेशन का प्रॉफिट लास्ट में किसको मिला? इक्विटी को। तो ये 40 प्रॉफिट होता है इनका कि आप लेते 440 और उसको देते 4 लाख, तो 40,000 का लॉस हो रहा है आपको। ठीक है, आप ये ध्यान रखें कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का मतलब तो कौन आ जाता है? प्रीफरेंस और इक्विटी दोनों। और हमारा प्रॉफिट या लॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बताओ 40,000 का लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर थे 4 लाख के, हमने सामने से लिए 440, सामने से 440 लेते, वो हमारी मर्जी थी, मैं उसको तो 4 लाख में निपटा देता कि तेरी कैपिटल 4 लाख ले, चल यहां से, लेकिन देने पड़ रहे हैं 440, इसलिए लॉस है। सर जैसे ये जो डिवेंचर्स गिवन है इनकी वैल्यू 105 लगाई है, ये सिर्फ उसकी बुक्स में बात करेंगे हम। एक बात सुनो तो। नहीं, नुकसान है, आपका नुकसान है सुनने में, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना। ठीक है ना? हाँ जी, आपके यहां डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो गया, दैट्स इट। तो मैं कहीं जाने वाला थोड़ी हूं, यही हूं। अब बुढ़ापे में कहां भागूंगा मैं, बताओ? ठीक, समझा दूंगा मैं तो जवानी में भी नहीं भागा, है ना? फिर जिम्मेवार इंसान हूं। लो भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये काम तो कर दिया, और मेरे ख्याल से आपने बाकी सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए होंगे। वाई लिमिटेड क्लोज कर दिया क्या? हाँ, देख लो एक बार, चेक करो वाई लिमिटेड क्लोज हो गया क्या? कुछ रह ना जाए। इक्विटी शेयर होल्डर्स देखो क्लोज हो गया क्या? अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर का टोटल कितना बनता है फिर? अल्टीमेट 13,35,000 बोल रहे हैं जी। 500 भी है, ओके। लो जी, इक्विटी भी हो गया। अच्छा, रियलाइजेशन का टोटल कितना बैठता है? टोटल 20,45,000 पूरे, ओके ठीक है। 20,45,000 डन। मेरे को नहीं लगता कि कोई एंट्री रहती है, ये सारा हमारा रफ वर्क था। अब हम ये सारे को फेयर में एंट्रीज के हिसाब से लेकर चलते हैं, ठीक है? हाँ, फेयर वर्क। जर्नल एंट्रीज in the books of transferor company. Here transferor company कौन है भाई? यहां पर ट्रांसफर कंपनी कौन है? Z लिमिटेड टू क्लोज इट्स बुक्स। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, सेम ट्रीटमेंट रहता है, राइट? सेम ट्रीटमेंट in both cases, in both the cases, that is merger and purchase. चाहे कोई केस हो, वैसे तो हम परचेज का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बेशक कोई केस हो, ये दोनों में सेम होंगे। पहले एक नोट लिखेंगे, generally balance sheet on date of amalgamation is given in the question, but sometimes it is missing. Then first of all
updated balance sheet should prepare, और जो अपडेटेड बैलेंस शीट है उसको आपको चमकन चमकन करना है, हाईलाइट, शुड प्रिपेयर एंड बैलेंसिंग फिगर वुड बी P&L और बैंक बैलेंस as per informations provided in question। जनरली तो दया भाव रखा जाता है वैसे क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस शीट दी होती है 31 दिसंबर की, और वो कहते हैं उसके 6 महीने बाद अमलगमेशन हुआ, तो हमें फिर अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और बैलेंसिंग फिगर में जो भी चीज़ है, जनरली हम बैंक बैलेंस मान लेते हैं, P&L दिया होता है, ना दिया हो तो P&L बना देंगे। प्रेफरेंस P&L को ही देनी है दोस्त, और P&L है तो P&L को क्यों देंगे, फिर हम बैंक बैलेंस निकालेंगे। बैंक बैलेंस मिसिंग मिलेगा क्योंकि जितनी भी वेरिएशंस है वो कहाँ हुई होगी, बैंक में हुई होगी, तो हम बैंक बैलेंस लेकर चलेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, हेलो, मैं भूल जाऊं तो तुम लोग याद रखना, कोई भी क्वेश्चन जब हम करेंगे उसका पीसी निकालेंगे तो उस क्वेश्चन में जो मेथड यूज होगा उसका नाम हम क्वेश्चन के नाम के साथ लिखेंगे, क्वेश्चन के नंबर के साथ लिखेंगे, भाई इसमें नेट पेमेंट मेथड है या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, क्योंकि ना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर, सारी चीजें मिक्स हो जाएगी कि ये इंट्रिंसिक है, नेट एसेट है, मतलब आप परचेज कंसिडरेशन निकाल देंगे, लेकिन मैं कहूँ ना मेथड कौन सा, बोले जी देखो निकाल दिया, और क्या चाहिए बताओ, ये बहुत है, आप कह रहे थे 90% नहीं निकाल पाते, मैं वो निकाल आया, मेरा मन ने उसके बाद किया ही नहीं कि मैं जर्नल भी करके आऊं, मैंने पीसी निकाल दिया, अपने पूरे हो गए। ठीक है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड लगाया जा रहा है। ठीक है, चलो, ये बात समझ आ गई आप सबको कि भाई हमारे को कई बार बैलेंस शीट जनरली ये दिया होता है कि 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनी या 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी और उससे नेक्स्ट डे हमारा अमलगमेशन हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि 3 महीने बाद अमलगमेशन हुआ, 6 महीने बाद अमलगमेशन हुआ, तो अपडेटेड बैलेंस शीट नहीं दी होती, तो हमें उसके बीच का डाटा दिया होगा और उस डाटा को कम ज़्यादा करके हमें अपडेट करके और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी होगी, और उसमें बैलेंसिंग फिगर में प्रायोरिटी हमें P&L को ही देनी है क्योंकि P&L जनरली मिसिंग होता है, लेकिन अगर P&L भी दे रखा तो हम बैंक बैलेंस को हम करेंगे अपना। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, इसको बॉक्स में ले लो इसको। Yes, number 1, first of all, assets which are taken by transferee company should ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक नोट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए स्पेशल अकाउंट विच इज ओपन्ड टू फाइंड आउट profit or loss of transferor company at the time of amalgamation, at the time of amalgamation।
it reduces our working on each and every asset, liability, expense, income, loss and profits. Its final balance, that is profit or loss, is transferred to इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। लो जी, मैंने आपको रियलाइजेशन के बारे में बता दिया। सबसे पहले आपको जो जो असेट्स उसने टेक ओवर किए वो सारी की सारी आपने रियलाइजेशन में डालनी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, इसमें आपने लिखा कि इट रिड्यूसेस वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी एसेट या लायबिलिटी। हाँ, बट सर अगर हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे हमारी बर्डन तो नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल एक एक करके एसेट लायबिलिटी बेच रहे हैं, हाँ, तो हर बार अलग अलग रियलाइजेशन की एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वर्किंग की बात हो रही है, सिर पे रख रख के बेचने की बात नहीं हो रही। अकाउंटिंग एंट्री तो एक में कर दिया ना आपने, सारी एसेट्स एक साथ ट्रांसफर कर दी। अच्छा, ट्रांसफर कर दी। हाँ, आप हर एक एसेट बेचोगे, उसका प्रॉफिट दिखाओगे, लॉस दिखाओगे, फिर प्रॉफिट लॉस को जोड़ोगे, फिर टोटल आएगा ओवरऑल, एक साथ आ गया इसके अंदर। आप वो मंडी वाली वर्किंग की बात कर गए, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज की बात हो रही है। एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इंडिविजुअली हर एक का नाम लिखना है आपने, और एट बुक वैल्यूज। बीइंग एसेट्स taken over by transferee company transferred to realization account. If cash or bank note taken, they should not be transferred. एक तो ये बात है नोट्स में, they should not be transferred. If cash or bank not taken, they should not be transferred. और क्या हो सकता है? Accumulated losses also should not be transferred. आपकी बैलेंस शीट में P&L का डेबिट बैलेंस एसेट में आ जाए, क्या पता कहीं पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, या कोई ऐसी एसेट, ये जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर वगैरह या कम्युलेटेड लॉसेज ही है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर नहीं करना। क्यों नहीं करना? एज दे बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। अक्यूमुलेटेड लॉसेस आप कहां डालोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो कैश बैंक को नहीं करना अगर उन्होंने टेक ओवर नहीं किया है तो। दोनों क्या? बस अब ये जो बातें लिख रहा हूं दोनों के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, मर्जर में होगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी नहीं कि वो टेक ओवर ना करे, सारी एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तभी बात बनेगी। एंट्री सारी आ रही है, ठीक है। अभी मैंने बोला आपको कि पहले हम केस ऑफ परचेज डिस्कस कर रहे हैं, एंट्रीज वही होनी है, रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए उन 5 पॉइंट के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं डालनी है आप लोगों ने। हाँ जी, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह जो मान लो कोई भी अक्रूड या फिर लिखते हैं आप बैलेंस शीट में, वो भी रियलाइजेशन में डालते हैं सारी चीजें? नहीं, वो तो बात होगी, अलग से पे किया है हमने।
नहीं, क्वेश्चन से नहीं, अलग से मान लो कोई बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है, हाँ, या आउटस्टैंडिंग कोई भी लायबिलिटी दे रखी है, हाँ, जो पेंडिंग है, वो रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर होती है क्या? अगर उसने टेक ओवर किया तो, अदरवाइज हम बार की बार पे कर देंगे। और वैसे उसमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके भी दिक्कत नहीं है, एक बार एक तरफ ट्रांसफर करोगे दूसरी तरफ पे कर दोगे, लेकिन फिर भी आपका एसएम कह रहा है कि जो टेक ओवर किया बस उसी को ख्याल करो आप। हाँ जी, ये ध्यान रखना, देखो जरा नोट्स के अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हम पहले केस ऑफ परचेज में चल रहे हैं, कहीं लिखना है तो बताओ, देखो पीछे जाके कहीं रिवीजन के टाइम कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। हाँ आप बोल जाओ इतने। सर ये कैश और बैंक का ये रीजन भी नहीं हो सकता कि एक तरीके से हम रियलाइजेशन में कैश डालेंगे और परचेज कंसिडरेशन में दोबारा कैश लेंगे, तो कोई सेंस तो नहीं बनती इस बात? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्या पता कैश में ना मिले, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ही मिले, कैश तो ये बाई चांस की बात है कि मिल भी सकता नहीं भी, ठीक है ना भाई। सुनो यार, हेलो, इसको थोड़ा सा इस तरह से लो आप कि जो ट्रांसफरर कंपनी है वो अपनी बुक्स को क्लोज करेगी और उन्हीं बुक्स को ट्रांसफरी कंपनी अपने यहां ले जाकर ओपन करेगी, बस बेसिक पर्पज ये है। बात समझ आ गई होगी? जितनी भी एसेट्स लायबिलिटीज है तो हम वो छांट लें जो टेक ओवर की है, तो यहां उनको क्लोज करना आसान होगा, वहां उनको ओपन करना आसान होगा, तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट ठीक हो जाता है उसके अंदर। अब आपके दुनिया भर के क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में ऐसे मिल जाएंगे, सारी एसेट्स लायबिलिटीज डाल दी और फिर वहीं से वो उसको टेक ओवर कर रहा है, वहीं उसको पे कर रहा है, सेल कर रहा है, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके, लेकिन हम थोड़ा स्क्वीज करके चल रहे हैं इसीलिए इसको कि भाई वो कह रहे हैं जो यहां क्लोज होंगी वही वहां जाकर ओपन होंगी, तो एंट्री करना आसान हो जाएगा बस, ठीक है। अदरवाइज ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी। लो जी, अच्छा जी, एक बात और है, लिखिए आगे, लिखिए आप। अच्छा ये बात वैसे क्लियर रहेगी, अगर वो एक्सेप्ट कैश ना लिखे तो कैश टेक ओवर की है, ये मानकर चलते हैं हम, ये एक मेजॉरिटी लेवल पे अजम्पशन है। कहीं अगर ये बोल देगा कि उसको नहीं हम अज्यूम कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, मेजॉरिटी लेवल पे ये अभी नहीं मेंशन किया ना तो कैश टेक ओवर करी है उसने, एसेट्स टेक ओवर किया तो एसेट्स का पार्ट ही है कैश भी, तो उसने टेक ओवर करी है, ठीक है जी। एक बात और है, प्रोविजन फॉर बैड एंड doubtful debts should be treated as liability, so debtors are transferred to realization account at प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हमें लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना है, क्योंकि अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं ना, बुक्स को क्लोज कर रहे हैं। अब सुनो अपने तुम्हारे पुराने पाप की जो प्रोविजन की जो एंट्री बताते हो तुम, हाँ ये तो पुण्य है, ये तो गोता लगाने के बाद निकला है। हाँ, डेटर टू प्रोविजन, डेटर भी बढ़ा दिए, प्रोविजन भी बढ़ा दिए, जिन पे डाउटफुल है वो फालतू देंगे, डेटर्स भी इंक्रीज हो गए। अरे ठीक है, मैं तो बहुत समझदारी की उम्मीद करता था तुम्हें, भाई तुम कहोगे अच्छा डेटर्स भी कम होने और प्रोविजन लाइबिलिटी, टू डेटर्स टू प्रोविजन, चलो हो गया, आई हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो सुनो एक मिनट, हम बैलेंस शीट में दिखाते ऐसे हैं, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं जी डेटर्स 10,000 और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1,000, तो ये है इसकी नेट वैल्यू और ये इसकी ग्रॉस वैल्यू। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो जब माल बेचा था तो एंट्री हुई थी डेटर्स टू सेल्स और 10,000 से हुई थी, तो डेटर्स को डेबिट 10 से किया था तो क्रेडिट भी मैं किससे करूंगा, 10 से ही करूंगा। और ये प्रोविजन बनाया था तो एंट्री हुई थी P&L टू प्रोविजन, तो प्रोविजन क्रेडिट हुआ था तो डेबिट भी प्रोविजन को ही करूंगा, तो एंट्री होगी बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1,000। तो कोई भी शाना आदमी 9,000 से ना कर दे इसको। अगर आपने 9,000 से कर दिया अमाउंट तो सही जाएगी, लेकिन फंडामेंटली आपने मिस्टेक कर दी,
क्यों? प्रोविजन का जो बैलेंस बैठा है क्रेडिट वो राइट ऑफ नहीं हुआ, और डेटर्स का डेबिट बैलेंस पड़ा है वो राइट ऑफ नहीं हुआ। बात समझ आ गई आपको? तो प्रोविजन को लायबिलिटी के साथ शिफ्ट करना है और डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू के साथ करना है। क्लियर है ना ये बात? बात समझ आ गई? ठीक है। क्योंकि फीडबैक मेरे पास ये भी आई थी कि डेटर्स में ये जर्नल में इतने इतने दिन फालतू के लगा दिए, सिलेबस तो हमारा और भी पहले हो जाता फाउंडेशन का। ऐसी रिपोर्ट भी आई हुई है, लेकिन अब सारी गिनवाऊंगा तुम्हारे को यहाँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हें गिल्ट फील हो जाके कि हमने यार ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे दी। चलो शर्मा भी गए बच्चे तो। हाँ जी सुनिए, बस इसमें यही होता है कि तुम्हारा गिल्ट वहां से दूर हो जाता है जब तुम अपने जूनियर्स को कह दो भाई बकवास किए बगैर पढ़ लियो चुपचाप, बस जो भी बकवास दिमाग में आए एक बार अंदर ही रख लियो, कि जर्नल में एक महीना लगे लगा लियो, ठीक है ना। बकवास नहीं करनी तूने, बस सोचनी भी नहीं है। लो जी ये हो गया आपका। इसके अलावा और कोई ज्यादा नहीं है, आप सेकंड एंट्री करें। अच्छा मुझे ये बताओ केस ऑफ परचेज लिख दिया क्या कहीं? मेरे को ध्यान नहीं है, पिछली बार नहीं लिखा क्या? हाँ जी हाँ, तो एक मिनट, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरे को वो दो फिर रजिस्टर। ये क्वेश्चन जहां से शुरू किया था हमने रफली, वहां लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है जी। उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ ब्रैकेट में लिख लो केस ऑफ परचेज, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हमने पहले सारे क्वेश्चंस केस ऑफ परचेज के पढ़े हैं, एंट्रीज भी केस ऑफ परचेज की पढ़ी और बाद में मर्जर की करेंगे। हाँ जी, जहां मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहली बार लिखा है वहां पर ब्रैकेट में लिखें केस ऑफ परचेज। ये बोल रहे थे क्या? क्या बोल रहे थे? हाँ, नोट तो ये बताया था कि दोनों में सेम होती है। ये कहीं क्लियर नहीं हुआ कि हम पहले परचेज का केस पढ़ रहे हैं या मर्जर का केस पढ़ रहे हैं। अब ठीक है, चलो। हाँ जी, सेकंड, नाउ all liabilities, आपने यहां लिखा ना, देखना ये देखिए, all assets which are taken, इस टेकन वर्ड को हाईलाइट करेंगे आप कि जो जो टेक ओवर किए वो लेनी है, और बुक वैल्यू मैंने रेड से लिख दिया। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपने। तीसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि कैश बैंक को तभी करना है जब वो टेक ओवर करे, अदरवाइज नहीं। नाउ ऑल लाइबिलिटीज विच आर टेकन, फिर हाईलाइट करो, बाय ट्रांसफरी कंपनी शुड ट्रांसफर टू realization account, except accumulated profits accumulated profits and reserve if any claim is there in regarding reserve, for example claim for workbench, it should also transfer to realization account. Done.
यस हो गया जी। एंट्रीज होएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली लिखना है अपने हर एक का नाम, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये आपने बुक वैल्यूज पे करना है ये काम, एट बुक वैल्यूज बीइंग liabilities taken over by transferee company transferred to realization account, being liabilities taken over by transferee company transferred to realization account. सर हाँ जी। सर इसमें CRR हमने बना रखा हो और वो पड़ा हो अमलगमेशन के टाइम, उसको क्या करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, चलो मैं पर्टिकुलर CRR को डिस्कस नहीं करता। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई रिजर्व बना रखा है तो बनाया था, अब वो था हो गया, क्योंकि अब कंपनी तो बंद हो रही है, तो इसने जो वादे किए हुए थे वो सारे के सारे अब तोड़ने पड़ेंगे इसको, क्योंकि कंपनी बंद करने जा रहे हैं। अब नई कंपनी में जाके वो कंपनी वादा निभाती है तो उसकी बुक्स जब ओपन करेंगे तब वो वादे दोबारा राइट बैक कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो इन सब वादों को राइट ऑफ करना पड़ेगा आपको। वो कंपनी की पॉलिसी का मैटर है वो बेशक। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं होऊंगा इसमें, कितना ही दम लगा लो। बेशक हम कंपनी बंद कर रहे हैं और वो लिक्विडेशन में जा रही है तो हमें सारी बुक्स क्लोज करनी है, चाहे आपने जो मर्जी कर रखा हो पास्ट में, बस इससे ज़्यादा दम लगाने की कोशिश ना करो। और सर हाँ ESOPs देते हैं हम, वो आउटस्टैंडिंग पड़ा हो बैलेंस शीट में, उसका भी कुछ नहीं करेंगे? सब कुछ ऐसे ही, कुछ भी पड़ा हो, किसी भी पर्पज के लिए पड़ा हो, ठीक है, सारा आपने जो भी रिजर्व थे आपके, हाँ कोई क्लेम वेरीफाई हो गया कि ये तो देना पड़ेगा, उसको क्लेम के साथ ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, ठीक है। तो वर्कमेंस कंपनसेशन इसी का एग्जांपल था कि किसी भी रिजर्व में कोई क्लेम फाइनल हो गया तो वो कर सकते हो आप, अदरवाइज आप अपना सारा का सारा जितने भी रिजर्व पड़े हैं सारी इक्विटी के नाम लिखोगे आप, ठीक है। हाँ जी सुनिए ध्यान से। नंबर 3, क्रेडिट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विद द अमाउंट ड्यू टू देम। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैं ना आपको मीठी गोली तो देता नहीं, आसान है ये वो, लॉजिकल है चैप्टर, मज़ेदार है, टफ है, मज़ा आएगा, ठीक है, आपको फील आएगा कि हाँ हम CA कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से टूचा चैप्टर नहीं है कि कुछ भी आ गया उठा के। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जितनी बातें हमने की है वही मैं कॉपी करवा रहा हूँ एक बार, जितनी पिछले 2-3 दिन में जो भी बात हमने की है वो सारी कॉपी करवा रहा हूँ, तो आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो और इसको आप स्टोर करें अपने माइंड में तो बेटर होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर बाकी है, अभी हुआ नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रेम में डाल के चलें, अगर आप अपने आप को विचलित नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेम में रह के काम करें इसको। हाँ मैं आपको, मेरे से ज़्यादा गहराई में आपको कोई लेकर भी नहीं जाएगा, क्यों आपका स्टडी मटेरियल 15-20 क्वेश्चन में खत्म हो रहा है, मैं 50 करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरीके। लो जी, क्रेडिट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विद द अमाउंट ड्यू टू देम, तो डैश डैश प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां तो आएगी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू बाय चांस पेड अप वैल्यू हो, कम हो तो पेड अप वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपके साथ इतना बुरा नहीं करेगा वो, ठीक है ना। ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी शो हो रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देना आप और यहां लिखो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टोटल अमाउंट पेबल as a part of purchase consideration,
प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को टोटल अमाउंट जो देनी है एज ए परचेज कंसिडरेशन वो दिखाना है अपने को यहां। अब बताओ यार, यहां तो मान लो है 4 lakhs और आपने देने कितने हैं 4,40,000, तो 40,000 का लॉस हो रहा है हमारे को। ठीक है, तो हम किस में डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन भी डाल देंगे। क्यों, एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये वो है एक्सेस अमाउंट पेड और ये है अमाउंट नॉट पेड। जो उनका हक बनता था वो उन्होंने दिया नहीं। हाँ जी, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। ये एंट्री हमने इसलिए की है कि हमने प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देने हैं। यस, सुनिए भाई, एक नोट लिखेंगे। इफ अमाउंट पेबल इज नॉट क्लियर, सेम अमाउंट एज गिवन इन बैलेंस शीट शुड बी कंसिडर्ड। भाई क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में तो बता दिया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना दिया, उन्होंने कहा जी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर दे दिए। कितने के दिए, जितने के थे उतने के ही दिए, ऐसा मानकर चलेंगे हम। ठीक है, वैसे तो ये बता ही दिया इसने, जैसे हमने क्वेश्चन किया उस हिसाब से कि उसको हमने 4 lakhs के शेयर दिए और 40,000 कैश में दिए। ना बताए तो 4 lakhs के बदले में 4 lakhs। अगर वो कैश बोले तो कैश दे देंगे, प्रीफरेंस शेयर बोले तो प्रीफरेंस शेयर दे देंगे, इक्विटी शेयर बोले तो इक्विटी शेयर दे देंगे, डिबेंचर्स बोले तो डिबेंचर्स दे देंगे, कुछ और बोले तो कुछ और दे देंगे। पीसी में तो कुछ भी दिया जा सकता है ना, लेकिन अमाउंट पेबल कितनी है जो बैलेंस शीट में है, अगर कुछ ना मेंशन हो तो। ठीक है जी, लीजिए, हो गया ये। फोर्थ, फोर्थ का ए पार्ट, क्रेडिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट विद अमाउंट ड्यू टू देम। जो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है उसके नाम से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अकाउंट क्रेडिट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप एक काम करना, हेलो एक सेकंड रुकना, फिर बाद में कंफ्यूज होते घूमोगे। आप इसको बुक वैल्यू ही लिखो एक बार, यहां फेस वैल्यू की बजाय प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में बुक वैल्यू लिख लो, क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि बैलेंस शीट को बुक वैल्यू पे हमने राइट ऑफ करना है, क्लोज करना है, दैट्स इट। ठीक है ना, किसी के लिए कुछ अलग याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बुक वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल को इंडिविजुअली लिखने हैं जी। लेकिन ये ध्यान रखना आपने, इंक्लूडिंग एनी लाइबिलिटी, समझ रहे हो ना बात को। अगर कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो उसको हटाकर पी एंड एल अकाउंट डेबिट,
जितने भी रिजर्व्स हैं सारे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा इसके अंदर, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमेंस कंपनसेशन, P&L, सारे के सारे रिजर्व्स आ जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे मैं अलग से लिख देता हूं, कहीं तुम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट करते हो कि सेक्शन है, ये है, वो है। ये लो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और 2, ये सारा पैसा हमने किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, टोटल अमाउंट। और ये सब क्या आएगा यहां? ये सब आएगा बुक वैल्यूज पे, एट बुक वैल्यूज। being total amount due to equity shareholders credited to them। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी हमने देना था वो सारा का सारा हमने उसको क्रेडिट किया जी। समझ आ रहा है ना जो भी मैं लिख रहा हूं? ठीक है, हाँ। थोड़ी तकलीफ हुई होगी जब मैंने पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, लेकिन वो इस दिन के लिए ही था सब, कि आपको समझ आता रहे फिर सारा अच्छे से। यस, डेबिट, आवाज नहीं भाई, डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट विद अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। एक तो वो होता है कि जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, कैपिटल रिजर्व, ये सब। अच्छा, अकम्युलेटेड लॉसेज इक्विटी शेयर होल्डर से लेने होते हैं, है ना, कि भाई वही भुगतेंगे ना उस चीज को। तो यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू अकम्युलेटेड लॉसेस। अच्छा, इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे अगर आपने एज एन एसेट शो कर रखा तो, क्योंकि फ्यूचर में कहां से राइट ऑफ होने, वो P&L से। तो फ्यूचर तो बचा ही ना, फ्यूचर तो खत्म हो रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से लेंगे हम सारा का सारा। ठीक है जी, चलिए। At book values being accumulated losses debited to equity shareholders account। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स रियलाइजेशन में डाला, फिर लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में डाला, प्रीफरेंस शेयर को ड्यू किया, इक्विटी शेयर को ड्यू किया, इक्विटी शेयर से ड्यू किया। और अब सौदेबाजी का टाइम है भाई, तुम्हारे को एसेट्स दे दी जो लेनी थी, लाइबिलिटी दे दी जो लेनी थी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो दे दिए लेने थे, इक्विटी शेयर होल्डर देने लेने। और अब ऐसा करो, पीसी इधर करो, सारा प्रोग्राम भाई तुम्हें जो चाहिए था सारा डाल दिया हमने बॉक्स के अंदर। रियलाइजेशन अकाउंट एक तरह का ट्रक है, जो जो ट्रांसफरी कंपनी को लेना होता है वो सारा हम उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर कहते हैं ये ले भाई ट्रक दे रहे हैं तेरे को, इतने पैसे दे दियो। तो पहले हम पीसी ड्यू करते हैं, क्यों? जैसे ट्रक पे सारा सामान चढ़ाया तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं सामान रख लूं उसके बाद दे दूंगा, तो इसलिए पहले ड्यू करना पड़ता है कि पहले हमने पीसी ड्यू किया, फिर पीसी रिसीव हुआ और फिर पीसी बांटा। ये 3 स्टेप्स होंगे। समझ में आ गई बात? जो जो एसेट टेक ओवर की वो, जो जो लाइबिलिटीज टेक ओवर की वो, प्रीफरेंस शेयर जो टेक ओवर किए वो, इक्विटी शेयर जो टेक ओवर किए वो, चाहे लॉस या प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट कर दिया, और हमने सारा ट्रक में ये डाला बंद करके पीछे कुंडी लगा के रखा, भाई अब बता इतने पैसे हैं, पहुंचा देगा? बोले हाँ जी पहुंचा दूंगा। तो पीसी ड्यू कर दिया, फिर उसने वहां से पीसी पहुंचा दिया, फिर लिक्विडेटर के पास आ गया जो मीडियोकर होता है, पंडित जी महाराज जो बीच में, तो उसको दे दिया वो सारा का सारा परचेज कंसिडरेशन। फिर वो बोला हाँ भाई प्रीफरेंस शेयर होल्डर यहाँ खड़े हो जाओ, इक्विटी यहाँ खड़े हो जाओ, डिवेंचर होल्डर यहाँ खड़े हो जाओ, क्रेडिटर यहाँ खड़े हो जाओ। तो यूं करके जो जो पीसी जिसके नाम से आया था वो सारा का सारा दे दिया गया।
डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स को तो अगर उस कंपनी ने कोई पेमेंट करी है तो दी जाएगी, अदरवाइज फिर हम अपने पैसे से देंगे। समझ में आ गई बात? लो जी, शेयर होल्डर्स को ड्यू किया, शेयर होल्डर्स से ड्यू किया, और अब हमारे हैं 5 सर मेक, हाँ वो कोई बीच में बोल रहा था उस टाइम भी, वो सेम बंदा है क्या? हाँ बोलो सर। जैसे कि उसमें गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर, हाँ जी, जो वो इक्विटी शेयर होल्डर के उसमें जाएगी, जो परचेज गुडविल होती है। हाँ। वो तो उन्होंने परचेज करे थे उस टाइम पे, उनका प्रॉफिट था। हाँ, तो उन्होंने जो परचेज कंसिडरेशन निकाला था, या और जो अपनी खुद की फर्म की होगी, जब एसेट टू लायबिलिटी करेंगे और जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो ज्यादा पाएगा अगर, तो गुडविल होगी, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर की होगी, या फिर उन्हें भी रियलाइजेशन के अंदर आके बांटेंगे। ठीक है, आपने बोल दिया, प्रैक्टिस होगी, नोट कर लेना, स्किप द क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अभी नहीं बात कर सकते हम, अभी तो मोटी बात ये करो कि गुडविल एसेट्स के साथ हम क्लोज कर देंगे बस। ठीक है, और इसमें दोनों ही केसेस के अंदर आप ये लेकर चलो कि गुडविल के पैसे वो दे या ना दे। अगर गुडविल के पैसे वो दे देगा, सुन रहे हो? हेलो, सुन रहा है ना तू? हाँ, तो क्या होता है भाई, आपने गुडविल को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया टू गुडविल। अगर गुडविल के पैसे आएंगे तो पीसी में शामिल हो जाएंगे, क्रेडिट में, तो डेबिट क्रेडिट कट गया। और अगर 10 के 12 मिल गए तो 2 प्रॉफिट आ जाएगा, 10 के 8 मिल गए तो 2 लॉस आ जाएगा, नहीं होगा तो लॉस आ जाएगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर में बढ़ जाएगा। तो जो आप चाह रहे हो वो दोनों कंडीशन में होना ही होना है बाकी क्वेश्चंस में। ठीक है, आप नोट कर लो इसको अच्छे से, और जब अब गुडविल किसी क्वेश्चन में आएगी तब हम बात कर लेंगे। लो जी, मेक परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। यस, कौन सी कंपनी से पैसे लेने हैं आपने? ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी, being purchase consideration due from transferee company। Sixth, purchase consideration received, purchase consideration received, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा दूर लिखना भाई, डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट इतना परसेंट प्रीफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट इतने परसेंट प्रीफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट इतने परसेंट डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, अदर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। तो यहां अमाउंट कौन सी आएगी? पीसी, और यहां पर भी कौन सी आएगी? पीसी। बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ डैश 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 डैश। भाई कैसे कैसे मिला? कैश में, प्रीफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में, डिबेंचर्स में, अदर्स में, इस तरह से ये सारा का सारा।
इज डन, हो गया। हाँ जी, ये आपने डिबेंचर्स कहा था कि डिबेंचर्स की अमाउंट पीसी में इंक्लूड नहीं करनी है। डिबेंचर्स की अमाउंट पीसी में इंक्लूड करनी है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स को कुछ भी दिया जाए वो पीसी में इंक्लूड नहीं करना। परचेज कंसिडरेशन में डिबेंचर्स मिल सकते हैं, वो आप इक्विटी और प्रीफरेंस को दे दो, लेकिन इक्विटी और प्रीफरेंस मिले और डिबेंचर होल्डर को दिए वो नहीं करने। मतलब जो डिबेंचर होल्डर को पेबल अमाउंट है वो आपने नहीं लेनी। बात समझ आ गई आपको? चलो, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। 7th ए, डिस्ट्रीब्यूट परचेज कंसिडरेशन टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टोटल पेबल अमाउंट टू कैश या बैंक if to preference shares in transferee company, if to equity share in transferee company, if to debentures in transferee company, if to others, if being amount due to preference shareholders settled। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पैसे देने थे वो सेट कर दिए हुए। डिस्ट्रीब्यूट पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। हाँ जी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कैश, बैंक, इक्विटी, प्रीफरेंस, डिबेंचर्स, कुछ भी और भी कोई सामान देकर भी विदा कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बोलो, इफ टू इतने % प्रीफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। हाँ हाँ, थोड़ा सा सुर में बोला यार। टू इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी। हाँ, टू इतने % डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। शाबाश, वो कर रहा हुई माँ, उसके क्या हो गया? टू अदर्स बीइंग परचेज कंसिडरेशन distributed among equity shareholders. ये तो देखो, ये एंट्रीज तो होनी है। अब आप लिखें
some additional entries. Some additional entries. Yes, number 1, assets note taken by transferee company are sold by transferor company. कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रियलाइज्ड टू एसेट का नेम, जगह छोड़ देना थोड़ी, यहां आएगी बुक वैल्यू, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, ये तो होगा लॉस, और टू रियलाइजेशन अकाउंट ये होगा प्रॉफिट। इसमें या इसमें से एक आएगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किस में जाएगा, रियलाइजेशन में। बीइंग एसेट नोट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी सोल्ड, सोल्ड या रियलाइज्ड। लाइबिलिटीज नोट टेकन बाय transferee company are paid by transferor company। लाइबिलिटीज का नेम लिखना है आपने, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, यहां आएगी बुक वैल्यू, टू बैंक अकाउंट अमाउंट एक्चुअली पेड, एक्सेस पे करोगे तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लॉस इफ कम में मान गया तो प्रॉफिट होगा, इन दोनों में से एक होगा। Being liability note taken by transferee company settled
सर। हाँ जी सर, अगर प्रेफरेंस वालों को जैसे दूसरी कंपनी जो ट्रांसफरी कंपनी है जैसे 5 लाख दे रही है और हम आगे 4 लाख दे रहे हैं, तो हाँ। परचेज कंसिडरेशन में 5 लाख दिखाएंगे या 4? देखो 5 होगा, बाकी हमारी इक्विटी के हिस्से में जाएगा ना। फिर जब आप पूरी सेटलमेंट करोगे तो वो इक्विटी का बैलेंस बचेगा, उनको देंगे हम। जैसे कैश नहीं आया तो कैश इस हिसाब से फालतू ही आया, एक तरह से कैश उसने टेक ओवर नहीं किया, वो बच गया, और कुछ आया वो बच गया, इस तरह से। हाँ जी, ये चैप्टर जो गुरु के ज्ञान जैसा है, मतलब कि चैप्टर को जैसे जैसे करते जाओगे ना तब तब सारे संकट खत्म होते जाएंगे। मतलब यहां कोई बात नहीं हो सकती बहुत ज्यादा, अगर हो जाए मगर हो जाए, ये बात कुछ भी यहां नहीं हो सकती। चैप्टर को करते जाओगे अपने आप ही रियलाइज होता जाएगा कि हाँ अंदर ही परमात्मा है, ठीक है ना। हाँ जी, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लिक्विडेशन एक्सपेंस, या इसे आप रियलाइजेशन एक्सपेंस कह दो। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ए, इफ such expenses are paid by, if such expenses are paid by transferee company and also borne by it। ट्रांसफरी कंपनी ने कहा तुम्हें पैसे भी नहीं देने, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए हम पे करेंगे और हम ही बियर करेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब बताओ ट्रांसफर कंपनी क्या एंट्री करे? हाँ विपाशा आंटी, नो एंट्री, है ना, कोई एंट्री नहीं होनी यार। उस कंपनी ने कहा है तुम सिर्फ अपना ट्रक लेके यहां आ जाओ, ट्रक वाले को भाड़ा भी हम देंगे, कमीशन एजेंट को कमीशन भी हम देंगे, सब कुछ हम कुछ करेंगे यहां पर, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी रियलाइजेशन लिक्विडेशन से रिलेटेड। तो हम तो कोई एंट्री नहीं करेंगे ना यार, नो एंट्री। हाँ बिल्कुल लिखो आप, मन के लड्डू फीके क्यों? कह रहा है फोटो और चिपका ले, तुझे मारो काट दे, दिन में तो यो पढ़ा भी को नहीं। लो भाई, इफ सच एक्सपेंस आर पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी एंड ऑल्सो बोर्न बाय इट। हाँ, if such expense are paid by transferor company but to be borne by transferee company, that is reimbursed। समझ रहे हो? अरे इसी की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? बोले क्या सर, अभी सीए कर ले। इफ सच एक्सपेंस आर पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी बट टू बी बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी, ये खर्चे ट्रांसफरर कंपनी ने दिए, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी ने कहा एक बार तुम सारे खर्चे कर दो, फिर बाद में हमारे से ले लेना जितने खर्चे हों, ठीक है। टू द एक्सटेंट वाला पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा मैं, वो तो स्पेशल पॉइंट हो गया। मैं जनरल बातें लिखवा रहा हूं कि हम ही बियर करें, हम ही पे करें, वो बियर करें, वो ही पे करें, वो बियर करें, हम पे करें। इफ सच एक्सपेंस आर पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी बट टू बी बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी। लो भाई, तो आप एंट्री करेंगे व्हेन पेड। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफरी कंपनी को डेटर बनाएंगे टू बैंक, बीइंग एक्सपेंसेस पेड एंड ड्यू फ्रॉम कंपनी। ठीक है जी। जब आप पे करोगे तो आपके यहां से पैसे तो जाएंगे ही, लेकिन आप उसके नाम लिख दोगे, ट्रांसफरी कंपनी के नाम। When
reimbursed. Bank account debit to transferee company being expenses realized. हमने जो एक्सपेंस किए थे वो रियलाइज हो गए थे. फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस. अच्छा जी, आवाज नहीं. अगर पे करे ट्रांसफरी और वही बियर करे, पे करे ट्रांसफरर और बियर करे ट्रांसफरी, तो रिम्बर्स हो गए. ठीक है जी. सी पार्ट. पेड बाय ट्रांसफरर एंड ऑल्सो borne by it. सिंपल एंट्री है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. being realization expenses incurred. Note: if not clear, option C will be considered. कुछ मेंशन ना हो तो यही मानना है कि यार लिक्विडेशन एक्सपेंस ट्रांसफर कंपनी के ही हैं, वही पे करेगी, वही बियर करेगी. इंटरेस्ट तो उसका भी है ना अमलगमेट होने में, तो वो पे करे सारे खर्चे और वही बियर करे. ट्रांसफरर कंपनी क्यों पे करे, ट्रांसफरी कंपनी क्यों पे करे भाई? ठीक है, वो भी तो यहाँ आएगी तो उसको फायदा में होगा, उसको परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स मिलेंगे. तो इसलिए कुछ मेंशन ना हो तो हम सी ऑप्शन पे जाएंगे जो कि लॉजिकल है. नोट: realization account can show credit balance, that is profit, or debit balance, that is loss, as balancing figure which should be credited or debited to equity shareholders account respectively. इसकी एंट्री नहीं लिख रहा मैं, अंडरस्टूड है. रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन. ये सारा काम करने के बाद आपका रियलाइजेशन, आवाज नहीं भाई, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट या डेबिट बैलेंस शो कर सकता है. क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में क्रेडिट कर दो और डेबिट बैलेंस तो लॉस डेबिट कर दो. हाँ जी, स्पेशल नोट:
sometimes equity shareholders account and cash or bank account can show some amount as balancing figure which would be settled mutually. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट ये दोनों बैलेंस शो कर सकते हैं, उनको आपस में सेट ऑफ कर देना चाहिए। डेफिसिट भी हो सकती है, कैश में कमी रह गई, कौन लेके आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए कमी रह गई बॉस, तो वहां से आएगा। और पैसे एक्सेस बच गए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके जाएंगे, मालिक ने फंसना है लास्ट में। ठीक है, सुनिए। हेलो, इस क्वेश्चन में लेजर पूछी है जेड कंपनी की और वाई कंपनी की पूछी है जर्नल। तो बस बिल्कुल आप पार्ट 1 एज ए सॉल्यूशन करके आएंगे, जर्नल नहीं करनी। जर्नल हमने डिस्कस कर लिया, यहां लिख भी लिया, तो ये सब माइंड में रहना चाहिए। तो आपको पार्ट 1 लेजर इन द बुक्स ऑफ जेड जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके क्या क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, वाई लिमिटेड, कैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, और क्या था? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और कैश। अच्छा, सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की पेमेंट आपने की है क्या, और कुछ नहीं किया? ठीक है, एक काम करें आप, सुनिए। हेलो, लेजर की सीक्वेंस ये रख लें आप। नंबर 1, हाँ फेयर में लिख लो, थोड़ा सा ठीक रहेगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर मैंने क्या करवाया आपको, जो वर्किंग की हमने रफ वर्किंग में, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, हाँ जी, ट्रांसफरीज अकाउंट, यस। सुनो, और यहां अदर अकाउंट्स इफ एनी, और लास्ट में आपका कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी, लेजर की ये सीरीज रखना आप, ताकि जब आप बुक्स को क्लोज करो तो आपके माइंड में एक सीक्वेंस रहे कि एसेट तो इधर चल, लाइबिलिटी तो इधर चल, इक्विटी ये पकड़ते थे भाई, प्रीफरेंस शेयर होल्डर यूं करके, फिर वाई से हाँ भाई इतने लेने लाभ दे इधर, उससे लिए इक्विटी को बांटे, प्रीफरेंस को बांट दिए। नहीं, ये फेयर में करके आना है दोस्त, मैंने करवा तो दिया सारा, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से इससे। ठीक है, वो रफ में करवाया मैंने, रफली करवाया, वो फेयरली करके आना है। अब आप लोग सुनिए एक मिनट, अपनी नोटबुक पेन को एज इट इज छोड़ दीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई। हाँ, क्वेश्चन बैंक को ओपन करना है, रफ नोटबुक और पेन को साइड में रख दीजिए, क्लोज वगैरह करने की दिक्कत मत करो, बाद में कर लेना। यस, वाई लिमिटेड है क्या? ट्रांसफरी कंपनी वाई लिमिटेड है क्या? हाँ जी, वाई लिमिटेड अपनी बुक्स में जो एंट्री करती है उसमें पहली एंट्री के अंदर डील होती है, और उस डील होते ही हम करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, और वो पीसी कितना था? 17,20,000, 17,20,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफरी कंपनी ने कहा कि मैंने एक बिजनेस खरीदा है भाई 17,20,000 का, और उसके पैसे मैंने जेड कंपनी के लिक्विडेटर को देने हैं 1720। पीसी तो दोनों के लिए एक ही होगा, एक के लिए परचेज कंसिडरेशन है, एक के लिए सेल कंसिडरेशन है, लेकिन टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। लो जी, इस परचेज कंसिडरेशन के बदले में आपके पास जो जो सामान आया है वो लिखवाइए आप। फर्स्ट, हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
भाई उसने तो बुक वैल्यू पे क्लोज की थी, इसने रिवाइज्ड वैल्यू पे शो कर दी, ना बोलता तो उसी पे शो कर देते, चलो 5,50,000। क्या फर्क पड़ना है, देखो वहां कितने की थी, हाँ जी 4 लाख। 4 लाख का सामान 550 में परचेज किया, 150 एक्स्ट्रा पे किया, क्यों पे किया, गुडविल के नाम, गुडविल के नाम का। तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल लिख सकता हूं मैं यहां पर, ये तो आपने बचपन से ही सीखा है। लेकिन और भी सामान है तो इकट्ठा ही लिख दूंगा, एक एक आइटम का थोड़ी लिखूंगा कोई, ठीक है, इकट्ठा लिख दूंगा। तो आपने 4 लाख का सामान 5,50,000 में परचेज किया है, तो इसका मतलब 150 जो है वो मेरा गुडविल में चला जाएगा। इसी तरह लायबिलिटी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कम ज्यादा में खरीदा हो आप लोगों ने। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ जी बताइए, 6,50,000। अच्छा थे कितने के, तो 50,000 एक्स्ट्रा यहां पे किए, वो भी गुडविल आ गई, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट 20,000, और बस, और कोई नहीं है। इन्वेंट्री, हाँ 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 बिल्कुल, ये तो वो है जो रिवाइज हो गई, बाकी तो बुक वैल्यू पे रहेगी। 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स भी लिए इसने 180, हाँ जी। गुडविल भी लिया है, हाँ गुडविल कितने की, 240। और एक बार मैं गुडविल को ऐसे गोला लगा देता हूं, लायबिलिटी में कौन, 2 वर्कमैन्स कंपनसेशन लायबिलिटी 5,000, और 6% डिबेंचर्स इन, 6% डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड के डिबेंचर जो कि 6% थे वो लिए हमने। हाँ जी, मुझे ये बताइए, सुनिए ध्यान से भाई, ये जो डिबेंचर की बात चली थी, ध्यान से भाई, रुपीज 2 लाख 7% डिबेंचर्स 100 ईच। अच्छा एक बात बताओ, 2 लाख के डिबेंचर्स है, 100 का एक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए, 2000। कहता है भाई मैंने वाई लिमिटेड के 2000 डिबेंचर्स मेरे यहां खरीद लिए, और ईच डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज 105। हाँ, मेरे यहां प्रीफरेंस शेयर होल्डर थे, यहां इक्विटी, ऐसा ही था क्या या उल्टा था, यहां प्रीफरेंस शेयर होल्डर, यहां इक्विटी शेयर होल्डर, यहां डिबेंचर्स, इधर डिबेंचर्स थे। इधर जो डिबेंचर बैठे थे अपनी गठरी में लेके 2000 डिबेंचर्स 100 ईच, 2 लाख के, और परसेंटेज क्या थी, 7%। हाँ क्या था, बैलेंस शीट में 6 है क्या, हाँ 6% डिबेंचर्स थे, और ये बैठे आराम से। तो जो जेड लिमिटेड है, जो ट्रांसफरी कंपनी है, वो आती है, हाँ भाई साहब अब तुम्हारा नंबर, प्रीफरेंस को इक्विटी को तो सेटअप कर दिया मैंने, तुम आगे, बोले हाँ। अपनी बात क्या हुई थी, बोले साहब आपकी बात ये हुई थी कि हम आपको ना 2 लाख रुपए के हमारी कंपनी में 7% डिबेंचर्स दे देंगे। बोले हाँ ये बात तो हुई थी, और बोले और तो कुछ नहीं हुई, बस यही बात हुई थी। बोले ना, एक बात भूल रहे हो तुम लोग, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी कीमत 100 है ना, 105 लगाई। एक डिबेंचर की कीमत कितनी, बोले जी 100 के, हम तो कंपनी बंद होती है तो 100 के हिसाब से मिलेगा, या हमारा लोन वापस जब रिडम्पशन होंगे डिबेंचर्स तो 100 के हिसाब से मिलेंगे। तो बोले टेंशन मत लो, हमारे साथ आओ। बोले ना जी हम ठीक हैं, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं आ जाओ, ये कंपनी बिक रही है, अब यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं जी हम घर चले जाएंगे, इससे पैसे ले लेंगे। बोले नालायको फायदा कर रहा हूं तुम्हारा। बोले अच्छा जी क्या फायदा कर रहे हो, तुम्हारी कीमत कितनी है, 100, 105 लगा रहा हूं, आ जाओ आगे फटाफट। बात समझ आ रही है आपको, यानी 2 लाख की लाइबिलिटी 2,10,000 में परचेज की है इस कंपनी ने। उसने कहा तुम यहां हो और तुम 100 के नहीं हो, उस कंपनी को तुम्हारी कीमत ही नहीं पता है यार, तुम्हारा डिबेंचर तो 105 का है, कितने हो 2000, तो कितने बन गए 210। तो इसका मतलब लाइबिलिटीज की एग्रीड वैल्यू कितनी हुई, 2,10,000। कैसे पता चला, देखो रुपीज 2 लाख डिवाइड बाय 100, तो 2000 डिबेंचर्स हो गए, और एक की वैल्यू लगाई 105, इसका मतलब 2 लाख का कर्जा 210 का लेके दिया जी, ठीक है। नो इंटरेस्ट रेट ये नहीं है, पता है इसकी सेटल की एंट्री में अलग करूंगा, 6% डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड डेबिट 210 और 2
टू 7% डिवेंचर्स। शाबाश, चलो जी, इस बात को मैं होल्ड कर देता हूं। यहां ये कह रहे हैं 2000 इंटू 100 और यहां 2000 इंटू 5। इसका फैसला हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस कंपनी में, इसको छोड़ दो एक बार, इसके चक्कर में मत पड़ो। आज जितना टाइम है उतना मैं थोड़ा समझाकर भेज रहा हूं कुछ, तो इसके अंदर बिना काम की एनर्जी खराब करने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूं इस एंट्री के अंदर हम एसेट्स टेक ओवर करते हैं एट एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू पे नहीं, एग्रीड वैल्यू पे। मैंने उसका सामान खरीदा कितने में, ठीक है, एग्रीड वैल्यू पे। और लायबिलिटीज भी हम किस पे खरीदते हैं, एग्रीड वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू पे खरीदा, ठीक। चलो जी, अब क्या हुआ, तो ठीक है 210 लिखने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना आपको। सेटल करूंगा जब बात कर लूंगा मैं, जब मुझे क्या करना है 105 का क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन इतने में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। पहले में ट्रक आया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, भाई मैंने लिक्विडेटर को 1720 देने हैं। फिर ट्रक से एसेट उतारी, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट से लैंड एंड बिल्डिंग से पूछा, हाँ जी आप कितने के हो, हम तो जी वहां 4 लाख के थे, चिंता मत करो यहां आपकी पूरी इज्जत होगी, 550 के हो आप, उतरो यहां। बात समझ आ रही है। वहां प्लांट आप कितने के थे, इतने के थे जी, चिंता मत करो, वैल्यू बढ़ाकर ले रहे हैं हम, 6 के थे, 650 के हो आप। डिवेंचर होल्डर कहां बैठे, कोने में दुब के बैठे, अरे कोने में दुब के क्यों बैठे हो यार, 105 के हो तुम, फील प्राउड, आ गई। तो उसके हिसाब से कितनी वैल्यू लगा दी गई, 2,10,000। तो एग्रीड वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज दिखाएगी, तो बुक वैल्यू थोड़ी लेनी है कोई। यही सारी एसेट और लायबिलिटी कंपनी अपनी एसेट लायबिलिटी में, लैंड एंड बिल्डिंग जब बैलेंस शीट में जाएगी, हम कहां बैठे, हम कहां बैठे, तो जो पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग बैठी है ना उसकी, आ बहन यहां बैठ, अपने साथ बिठाएगी वो, दोनों को मिला के बिठाएंगे हम। प्लांट एंड मशीनरी आएंगे उड़ते उड़ते, कहां, एक नीचे बैठा बोला यहां, तो वहां लैंड करेंगे वो। तो इकट्ठा जाना है इन्होंने, तो इकट्ठा जाना है, तो नई कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर बैठना है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से बैठेंगे। पुरानी कंपनी तो जा चुकी है, अपने इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, कैश लेके जा चुकी है वो तो इसलिए यहां पर बुक वैल्यू नहीं आती। कौन सी वैल्यू आती है, एग्रीड वैल्यू। ठीक है जी, ओके डन। और कोई लायबिलिटी टेक ओवर की हो, हाँ जी, ट्रेड पेबल्स, 2 ट्रेड पेबल्स, क्या इसकी रिवाइज की है वैल्यू इसने, हाँ, तो 120 जो थे उसी में ले लेंगे हम, 120। और कौन है, बस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो उस कंपनी ने पे कर दिया, बात खत्म हो गई। चलो, कुछ रिजर्व है, कुछ रिजर्व थे वहां, वो तो इक्विटी के खाते में चले गए, तो यूं तो एसेट्स भी रियलाइजेशन में चली गई थी। ये कह रहे हैं जी एसेट्स लायबिलिटी को ट्रक में चढ़ा के यहां भेजे हैं, उनको तो ट्रक में भी नहीं चढ़ाया बेटा, वो मर्सिडीज में आए हैं, मालिक है। एक बात बताओ, अरे यहां इक्विटी शेयर होल्डर बैठे थे, जो पहले इस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स बैठे थे वो आज कहां बैठे, वो तो आए तो होंगे, उड़ के आ गए, गाड़ी में आए, अलग से गाड़ी में आए भाई साहब, अलग से गाड़ी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट अलग से नहीं बनाया हमने, मर्सिडीज है वो। इक्विटी शेयर होल्डर पहले खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, फिर बोले हाँ जनरल रिजर्व आजा बगल वाली सीट पे, फिर वो सिक्योरिटी प्रीमियम मैं तू भी आ जाए यहाँ, फिर वो CRR, फिर वो और कोई, फिर कोई P&L, ठीक है, और ऊपर बैठ जाओ मर्सिडीज है, हाँ ऊपर बिठा दिया किसी को, कैपिटल रिजर्व को, फिर सनरूफ खोल दी, फिर नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं है, एसेट्स आई है ट्रक में चल के, लायबिलिटीज आई है ट्रक में चल के, इक्विटी शेयर होल्डर्स और उनके रिजर्व्स मर्सिडीज में आए हैं भाई साहब, प्रीफरेंस भी आए हैं ऑडी में, हाँ प्रीफरेंस है ना, सारे आए हैं। एसेट यहां के उनकी वैल्यू रिवाइज हो गई, लायबिलिटीज यहां के उनकी वैल्यू रिवाइज हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर्स पुराने छोड़कर नए इक्विटी शेयर दे दिए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर पुराने छोड़कर नए दे दिए, अच्छा जेब में पैसे भी हैं अब तो, ठीक है, डिवेंचर होल्डर को पुराने छोड़कर नए डिवेंचर्स दे दिए, सारे लोग आए हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रक में आई है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स और उनके रिजर्व्स वो अपनी अपनी गाड़ियों में आए। यस, अब बताओ 2 रिजर्व बताओ, रिजर्व क्या क्या थे,
कैपिटल रिजर्व कितना 1 लाख, और पी एंड एल, हाँ जी 50,000, ओके, और वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 3,000, ओके, लो जी ये हो गया। और कोई आवाज नहीं? यस, नहीं खत्म नहीं किया ना, मैं वही कह रहा हूं। ये तो लैंड एंड बिल्डिंग भी रियलाइजेशन में डाल के खत्म कर दिया था, ये तो बात चल रही इतनी देर से। यो तो सारी एसेट्स रियलाइजेशन में डाल के खत्म कर दी थी, लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन में डाल के खत्म कर दी थी, और इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सारे डाल के इक्विटी शेयर होल्डर्स में खत्म कर दिए थे। अगर खत्म कर दिया तो यहां कैसे खुले वो? ये कहां से आ गए? ये कहां से आए हैं? तो सारे लोग जिंदा है दोस्त, मरा कोई नहीं है, अपनी अपनी गाड़ियों में चल के आए हैं। यहाँ सबकी गाड़ियां खड़ी है, ट्रक खड़ा है, मर्सिडीज खड़ी है, ऑडी खड़ी है, सब खड़े हैं। अब उनको आदर सम्मान के साथ इस बैलेंस शीट में बिठाना है, वो आपने देखना है क्या करना है इसका। बात समझ आ रही है क्या? बस ये ट्विस्ट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब जो बाकी 10% जो मिस्टेक्स होती है वो यहां होती है, ठीक है ना। बच्चे सोचते हैं बंद कर दिए, अब क्या खोलना है? अच्छा कुछ खोल देते हैं, कुछ नहीं खोल देते। जैसे लैंड, तुमने भी तो यही किया, एसेट लाइबिलिटी में हाँ हाँ हाँ, इक्विटी बोले वो तो गए, कहां गए? फिर तो ये भी गए, सारे गए, बीते हैं, सब बीत गए, गुजर गए सारे के सारे। समझ रहे हो बात को? लो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, जो एसेट टेक ओवर की, जो लाइबिलिटी टेक ओवर की है, जो रिजर्व टेक ओवर की है वो कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल भी डाल ही दो इसमें। दोस्त इक्विटी और, सुनो एक मिनट, इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी आपने पे करना था, ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो भी पे करना था उसका नाम क्या रखा आज? परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन के नाम से लिक्विडेटर को तो पैसा देना ही है ना भाई। बिजनेस परचेज किया तो उसके बदले में क्या क्या आया? 2 बिजनेस परचेज, कितना? 17,20,000। भाई वैसे एंट्री पता क्या होनी चाहिए? इन दोनों की एक ही एंट्री होनी चाहिए, एसेट जो टेक ओवर की डेबिट, लाइबिलिटीज जो टेक ओवर की क्रेडिट, रिजर्व जो टेक ओवर की है क्रेडिट, बस खत्म। ये बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, हाँ लिक्विडेटर का नाम लिखना जरूरी था, टू लिक्विडेटर, क्योंकि ये 1720 किसको देने हैं? लिक्विडेटर को। फर्स्ट एंट्री देखो आप, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, और फिर बिजनेस परचेज को मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो एंट्री बन गई एसेट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू रिजर्व टू लिक्विडेटर, दोनों की एक एंट्री बन गई ना। जो जो एसेट टेक ओवर की वो डेबिट, जो जो लाइबिलिटीज टेक ओवर की वो क्रेडिट, और ये पैसे किसको देने हैं? लिक्विडेटर को, टू लिक्विडेटर। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, ये सब, एक मिनट को, अब कोई बातचीत नहीं, बस अब मैं विदा लूंगा आप लोगों से, आपको बस सोचने का ही काम दे रहा हूं और कुछ नहीं। यहां एग्रीड वैल्यू है, यहां एग्रीड वैल्यू है, मुझे ये बताइए कि इसका टोटल कितना बन गया? आप करो इसको। 22,08,000 और दूसरे का गुडविल भी मिलाई लो, 17,90,000 बोल रहे हैं, 17,90,000, 4,80,18 4,18,000 18,000, 4,18,000। डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? डेबिट में लिख दूं, हाँ 4,18,000। फालतू पे किए या कम? यस 1790 की एसेट, अब जरा इस तरह से आते हैं, 1790 की एसेट और लाइबिलिटी कितने की? ना ना ये 22,08,000 तो टोटल है ना, ये बताओ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 3,35,000। 1790 की तो एसेट ली है, 1790 की तो एसेट ली है और लाइबिलिटी ली है 3,35,000 की, तो 14,55,000 आपकी वैल्यू बनती है और आप पे कितना कर रहे हैं? 17,20, तो एक्स्ट्रा फालतू पे कर रहे हैं। 2,65,000 किस चीज के पे कर रहे हैं? गुडविल के। ऐसे ही समझते हो चीजों को,
एसेट जो टेक ओवर की उसकी वैल्यू कितनी है 1790, लाइबिलिटीज जो टेक ओवर की उनकी वैल्यू कितनी है 335, तो नेटवर्थ बिजनेस की बनती कितनी है 1455। आप पे कितना कर रहे हो 1720, कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 265, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो गुडविल, कम पे करते हो तो कैपिटल रिजर्व। ये +2 में सिखा दिया था आपको, बस वही चीज बड़ी हो गई है क्योंकि उस टाइम इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी तुम लोग, ठीक है कर रहे हैं 265,000। ओके अच्छा एक बात बताओ यार, हेलो ध्यान से थोड़ा, 265,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, एक तो ये गुडविल है और एक गुडविल ली भी तो है तुमने, कितने की 240, तो गुडविल टोटल कितने की हो गई 5,05,000। इस बिजनेस को खरीदने पर ट्रांसफरी कंपनी को लॉस हुआ है 5,05,000 का। भाई मैं एक तो गुडविल ये लिखूं फिर कहूं एक और गुडविल 265, तो मैं शुरू से इसको ही कह दूं बहन तू टिक जा, और ये ले, और ये बैलेंसिंग फिगर, और कितना 5,05,000, ये ज्यादा बेटर है। हाँ मैच नहीं होगा, मुझे पता है मैच नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको बात समझ आई क्या, जब हम वहां से कोई एसेट्स लेकर आए, एसेट्स को डेबिट करेंगे एग्रीड वैल्यू पे, वहां से जो लाइबिलिटी लेके आए लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे एग्रीड वैल्यू पे, और टू बिजनेस परचेज जो, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो बनता है 1455, यानी बिजनेस की वैल्यू 14,55,000 थी, आपने 17,20,000 पे किया, तो कितना पे किया 265 किस चीज का पे किया गुडविल, 240 ऑलरेडी गुडविल है, तो बिजनेस का जो खरीदने का लॉस हुआ है 5,05,000 को है। ये मैंने अभी एक मैथमेटिकल बात बताई है आपको, कल मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में और ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा। ये रह गया हमारा, बाय बाय।